तो नाइन्थ साइंस चैप्टर 1 इन हिंदी मीडियम, इसमें पदार्थ जो होता है, आपको मालूम है पदार्थ आसपास की हमारी वो सभी चीजें होती हैं जिसमें अपना द्रव्यमान होता है, निश्चित आयतन होता है उसका, और द्रव्यमान होता है। दो चीजें इसमें मौजूद होती है तो हम कहते हैं कि ये एक पदार्थ है, मतलब वो थोड़ा स्थान घेरती है और उसका कुछ भार होता है। और ये इनकी तीन मुख्य अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है। हमारे शरीर में भी जितने पदार्थ मौजूद हैं वो सभी तीन अवस्थाओं में मौजूद हैं। हड्डियां जो है, फॉर एग्जांपल दांत, हड्डियां, ये सारी क्या है, ठोस अवस्था में है। और जो रक्त है, जो ब्लड है, वो तरल अवस्था में है, द्रव अवस्था में। ठीक है। हड्डियां जो है जो ठोस अवस्था में है, ब्लड जो है वो द्रव अवस्था में है, और जो हवा आती है, हम जो हवा सांस लेते हैं, फेफड़ों में जो सांस लेते हैं, वो गैसीय अवस्था में होती है। और लगभग हमारे शरीर का 70% भाग जो होता है वो पानी होता है। ठीक है। ठोस का जो ठोस एक निश्चित आकार का होता है। अगर हम एक सबसे पहले ठोस को ले रहे हैं और इसमें आकार जो होता है वो निश्चित होता है, मतलब उसका आकार कोई परिवर्तन नहीं होता चाहे उस पर कितना ही बल लगाओ। ठीक है। ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती है, मतलब उसकी बाउंड्री फिक्स होती है, उसकी बाउंड्री में कोई चेंज नहीं आता क्योंकि वो सॉलिड होता है। ठीक है। उसके पार्टिकल, उसके जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं। ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। आकार या निश्चित निश्चित आकार, आयतन वगैरह ये सब होता है इसमें, मतलब जितना है वो, जितना स्थान उस ठोस ने घेर रखा है वो उतना स्थान ही घेरता है। ठीक है। उसमें वो कम ज्यादा नहीं होता। संपीड़ित नगण्य होता है, मतलब इसको, ये दृढ़ होते हैं, काफी ज्यादा मजबूत होते हैं, और इनको ना के बराबर संपीड़ित किया जा सकता है, मतलब दबाया जा सकता है। अगर एग्जाम्पल ले, उसमें सबसे पहले एक रबड़ बैंड का एग्जाम्पल लेते हैं। रबड़ बैंड जो है एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, क्योंकि जब हम रबड़ बैंड को खींचते हैं तो उसका आकार बदल जाता है, लेकिन जब बल हटा लेते हैं तो वो अपने मूल आकार, मतलब पहले वाले आकार में वापस आ जाता है। जब रबड़ को खींचते हैं, खींचते हैं मतलब बल लगाते हैं, खींचने के बाद जब हम उसको छोड़ देते हैं तो वो वापस अपनी अवस्था में आ जाता है। ठीक है। लेकिन कभी कभी हम अत्यधिक बल लगा देते हैं तो रबड़ बैंड टूट जाता है। तो इससे ये पता लगता है कि जो रबड़ बैंड है वो ठोस है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने आकार में वो वापस आ जा रहा है बल हटाने के बाद। जब हम बल हटा देते हैं, मतलब बल कम कर देते हैं, तो वो अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाता है जैसे कि वो पहले था। ठोस के पदार्थों में गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, सबसे कम ऊर्जा होती है ठोस के पदार्थों में गतिज ऊर्जा, क्योंकि उसके जो कण होते हैं पास पास होते हैं, उनके बीच में जगह ही नहीं होती, खाली स्थान या रिक्त स्थान ही नहीं होता जहाँ पे वो गति कर पाए, इसलिए वो दृढ़ आकार के भी होते हैं। एग्जाम्पल में एक शर्करा, मतलब जो चीनी है और नमक है, वो भी हम ले सकते हैं। चीनी और नमक भी अपवाद टाइप के ही हैं, क्योंकि इसको हम जिस बर्तन में रखते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं ये, और क्रिस्टलों का जो आकार होता है इसका वही रहता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये ठोस है। ये दोनों भी ठोस है, रबड़ बैंड की तरह ये भी ठोस है। अगर हम बात करें स्पंज की, स्पंज को हम अगर हम दबाते हैं, संपीड़ित करते हैं, तो क्या होता है, वो दब जाता है, उसका आकार बदल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर छिद्र होते हैं, स्पंज में छिद्र होते हैं, और उसमें हवा भरी होती है। जब हम दबाते हैं तो उसकी हवा बाहर आ जाती है, और जिसकी वजह से वो अपने मूल अवस्था में वापस आ जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ये जो स्पंज है वो भी क्या है, ठोस है। बात करें द्रव अवस्था की, द्रव जो है ये तरल होते हैं, मतलब इसमें बहने का गुण होता है, ये बह सकते हैं हवा की तरह। ठीक है। कोई स्थिर आकार नहीं होता, इनका आकार जो होता है वो फिक्स नहीं होता, क्योंकि जिस बर्तन में डालते हैं वो उसी का आकार ले लेते हैं, लेकिन इनका आयतन निश्चित होता है। एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालने पे जो पानी है या फिर दूध है, जो द्रव है, वो उतने का उतना रहता है। जैसे 1 लीटर पानी डाला एक बर्तन से दूसरे बर्तन में, तो उसका आयतन निश्चित रहेगा, वो नहीं परिवर्तन होगा। 1 लीटर से 2 लीटर द्रव नहीं होगा। ठीक है। बहुत कम संपीड़ित होता है ये, दबता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं दबता, ज्यादा दबा नहीं सकते क्योंकि इसके कण थोड़े पास पास होते हैं। ठीक है। द्रवों के कण का आकर्षण बल, उसका आयतन दोनों निश्चित होता है। आकर्षण बल भी होता है, आयतन भी होता है, इसमें आयतन भी निश्चित होता है और उसमें आकर्षण बल भी थोड़ा
होता है। अब हम आगे देखते हैं। द्रव के कणों का आकर्षण बल आयतन निश्चित रखता है, ये तो हमें पता है, आकर्षण बल की वजह से ही आयतन निश्चित रहता है। ठीक है, जिस बर्तन में रखते हैं ये बर्तन का आकार ले लेते हैं, ये भी हमें मालूम है। एग्जाम्पल देखते हैं। ऑक्सीजन जो है, गैस जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये पानी में फैल जाते हैं, मतलब घुल जाते हैं पानी में। विसरण मतलब घुल जाते हैं पानी में। पानी में घुलने के बाद ये जलीय पौधे और जीव जंतुओं को ऑक्सीजन दे पाते हैं, क्योंकि पानी जो होता है उसमें ऑक्सीजन घुला होता है, और ये जलीय जीव होते हैं वो सांस लेते हैं। सांस लेने के दौरान जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है उसको वो अवशोषित कर लेते हैं। इस प्रकार वो ऑक्सीजन ग्रहण कर पाते हैं। उनके पास इसके लिए कोई स्पेशल कुछ निश्चित अंग पाए जाते हैं। जैसे अगर हम मछली की बात करें तो उसमें क्लोम थैली पाई जाती है। मेंढक की बात करें तो उसमें उसमें त्वचा होती है, फेफड़े भी होते हैं। तो इस पे एक विशिष्ट अंग होता है इन जीवों में। अब हम आगे चलते हैं। द्रव अवस्था में विसरण सबसे ज्यादा होता है। पानी जो होता है सबसे ज्यादा चीजों को घोलता है। ठोस मतलब चीजों को कम घोलता है, ठोस में विसरण कम होता है, क्योंकि उसके अंदर कणों में गतिज ऊर्जा कम होती है। ठोस के कणों में गति कम होती है, गति कम होती है क्योंकि वो उनके कण पास पास होते हैं और वो गति नहीं कर पाते। गैसीय अवस्था में गैस में बहाव का गुण होता है, बहुत ज्यादा उसको दबा सकते हैं। निश्चित सीमाएं नहीं होती, मतलब गैस जो होता है जिस बर्तन में रखा गया है उस बर्तन के कोने कोने में फैल जाता है, मतलब उसकी सीमा निश्चित नहीं है। अगर किसी बर्तन से या गुब्बारे से इसको खोल दिया जाए, ओपन कर दिया जाए, तो वहां से वो निकल के वो गैस पूरे घर में फैल जाएगी, और घर में फैलने के बाद वो पूरे घर के कोने कोने में फैल जाएगी। मतलब जो सीमाएं हैं घर की, वहां वहां तक वो फैल जाएगी। यानी कि इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। जितना स्थान दो गैस उतना स्थान घेरती है। कोई निश्चित आकार नहीं होता, हमें पता है। यदि जैसे गुब्बारे में गैस भरी है, गुब्बारा फूट जाता है तो वो गैस निकल के घर में फैल जाती है। या सिलेंडर में गैस भरी है, लीक हो जाती है तो घर में फैल जाती है, स्मेल आने लग जाती है घर में गैस की। गैसों में कोई निश्चित आयतन नहीं होता, मतलब जितना स्थान उसने घेरा हुआ है उतना जरूरी नहीं है हर बार घेरेगा। ठीक है, वो जगह बढ़ा लेता है। ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें कणों की संख्या सेम है। जैसे कि मान लिया 1 लीटर गैस है तो 1 लीटर बाहर भी रहेगा, लेकिन वो जगह बढ़ा लेगा। रहेगा 1 लीटर ही, लेकिन वो अपनी जगह बढ़ा लेगा, स्थान ज्यादा ले लेगा। ठीक है। हाँ, गैस के कण जो होते हैं इधर उधर घूमने में पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं, इधर उधर घूमते हैं पूरी आजादी से, और इनमें आकर्षण बल कम होता है, इसलिए गैसें बह पाती है। गैसों में बहाव का जो गुण है वो इसलिए पाया जाता है क्योंकि वो उनके कण जो होते हैं मुक्त रूप से स्वतंत्र रूप से इधर उधर घूम पाते हैं, क्योंकि इनके कणों में रिक्त स्थान अधिक होता है। और ये भी हमें पता है जिस बर्तन में हम इसको रखते हैं ये गैस जो होते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं। तो ऐसा इसलिए भी हो पाता है क्योंकि उनके कणों के बीच में रिक्त स्थान अधिक होता है। ठीक है। आयतन नहीं होता, इसलिए गैस जिस बर्तन में रखा जाता है वो उसी बर्तन का आयतन घेर लेती है, मतलब उसी बर्तन का आयतन मतलब स्थान घेर लेती है। ठीक है, आयतन मतलब स्थान घेरना। तो जो जितना ज्यादा स्थान घेरेगा उसका आयतन ज्यादा होगा। ठीक है। हाँ, तो आगे चलते हैं। अब गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में देखो, कण जो होते हैं बहुत तेजी से गति करते हैं, इस कारण वो बर्तन की दीवारों से भी टकराते हैं और आपस में भी टकराते हैं, और इस वजह से बर्तन की दीवार पर गैस जो है वो बल लगाती है, मतलब दबाव बनाती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि गैस जो है वो दबाव कब बनाती है या क्यों बनाती है। तो हम ये कहेंगे कि जब वो बर्तन की दीवारों से या आपस में टकराते हैं गैस के कण, तो हम कह सकते हैं कि गैस दबाव लगाती है या फिर बल लगाती है। ठीक है।
अवस्थाओं में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, तो 3 अवस्थाओं में मिलते हैं पदार्थ, हमें पता है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस से जैसे बर्फ है, पानी है और वाष्प। बर्फ जो है वो पानी में बदल जाता है जब हम इसको गर्म करते हैं, और पानी जो होता है वो वाष्प में बदल जाता है जब हम उसको और ज़्यादा गर्म करते हैं। लेकिन जो वाष्प है वो पानी में बदल जाता है जब उसको ठंडा करते हैं, और पानी जो है बर्फ में बदल जाता है जब हम उसको और ज़्यादा ठंडा करते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब हम तापमान में परिवर्तन करते हैं तो अवस्था में भी परिवर्तन आ जाता है। टेम्परेचर चेंज करते हैं तो स्टेट में भी चेंज आ जाता है। ठीक है, तो गर्म करने से एक तो परिवर्तित होता है, दूसरा ठंडा करने से। तो ये दो तरीके हैं जिससे कि हम अवस्थाओं में परिवर्तन ला सकते हैं। और भी तरीके हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये तापमान में परिवर्तन वाला तरीका पढ़ेंगे। तापमान में परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है। तापमान में परिवर्तन करने पे जो ठोस होता है वो गल जाता है, लेकिन जब वह तापमान जिस पे ठोस पिघल कर द्रव में बदल जाता है, उस तापमान को गलनांक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बर्फ का जो गलनांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है। इसको 273 केल्विन भी कहते हैं। 0 डिग्री जो होता है वो बराबर होता है 273 केल्विन के। ठीक है, दोनों सेम टेम्परेचर होते हैं। एक एक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, जब हम बर्फ पिघलती है तो बर्फ का तापमान नहीं बढ़ता, बर्फ का तापमान लगभग वही रहता है। भले ही वो बर्फ जो है उसको कितना मतलब थोड़ा थोड़ा गर्म करते रहें, मतलब जो ऊष्मा है वो अवशोषित होती रहती है उसमें। बर्फ जो है वो उसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है पिघलने के दौरान, जब तक कि बर्फ पूरी तरह नहीं पिघल जाती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर मतलब वह जो बर्फ है, बर्फ के जो कण होते हैं वो काफी पास पास होते हैं। बर्फ के कण जो पास पास होते हैं, जो हम बर्फ के कणों को ऊष्मा देते हैं, बर्फ के कणों को गर्मी देते हैं, तो ये पिघल रहा है। पिघल के ये बदल जाता है आपके द्रव में। जब ये द्रव में बदलता है तो द्रव में बदलने के लिए ये क्या करता है, ये ऊष्मा को यूज करता है। मतलब इसके जो कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो कम होता है, हो जाता है। आकर्षण बल कम हो जाता है मतलब कण थोड़े दूर दूर हो जाते हैं। इसमें कण दूर दूर हो जाते हैं जिसकी वजह से ठोस जो होता है, यानी जो बर्फ होता है, वो पानी में बदल जाता है। बर्फ पानी में बदल गया, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा। मतलब जब तक कि बर्फ पूरी तरह पानी में नहीं बदलेगा, टेम्परेचर वही रहेगा। ऐसा इसलिए होता है कि जो बर्फ होता है वो अपने कणों के बीच का जो आकर्षण बल है उसको कम करने में वक्त लगाता है। ठीक है, तो इसलिए ये हम कहते हैं कि बर्फ से पानी में बदलने के दौरान जो तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। तो ऊष्मा जो हमने दी थी वो कहाँ गई। तो जो हमने ऊष्मा दी पदार्थ को, वो ऊष्मा बर्फ के जो ठोस के जो कण थे उनके बीच के आकर्षण बल को कम करने में चला जाता है, क्योंकि जितनी ऊष्मा देंगे उतना आकर्षण बल कम होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ऊष्मा है, ये ऊष्मा अपना काम बर्फ के कणों के अंदर कर रही है, मतलब छुप कर रही है, यानी कि गुप्त रूप से कर रही है। इसलिए हम इसको गुप्त ऊष्मा कहते हैं, क्योंकि इसका असर जो है बाहर दिखाई नहीं देता। कणों के बीच में आकर्षण बल जो है वो हमें दिखाई नहीं देता बाहर कम होता हुआ। बाहर तो हमें ठोस से द्रव बनता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये गुप्त ऊष्मा है। और इसको संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, मतलब गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, गलने की गुप्त ऊष्मा। और ये क्या होती है, ये लगभग बर्फ के लिए 80 कैलोरी होता है। इतनी ऊष्मा देंगे तब जाके पूरा का पूरा जो बर्फ है, 1 किलोग्राम जो बर्फ है वो 1 किलोग्राम पानी में बदल पाए, 1 किलोग्राम ही 900 ग्राम पानी में बदल पाएगा, इतनी ऊष्मा देने के बाद। तो ये